नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे और भारतीय राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या संसद को हम देख रहे थे। संसद में हमने संसद के लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, अयोग्यताएं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सबको देखा। उसके बाद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो लोकसभा के होते हैं उसके बारे में जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं या फिर क्वेश्चन जो पीसीएस के लेवल से पूछे जाते हैं उन सब को देखा। आज हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य कौन कौन से हैं, किस प्रकार वो राज्यसभा से जो है ज़्यादा शक्तियां रखती है, कौन कौन से कार्य हैं जो उसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। लोकसभा की शक्तियां और कार्य, ठीक है। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है, हमें ये पता है, लेकिन निम्न सदन होने के नाते क्या ये निम्न शक्तियां रखता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने के लिए निम्न सदन है, लेकिन आपको याद रखना है ये प्रथम सदन भी इसे ही कहते हैं। तो लोकसभा निम्न सदन है, किंतु वो राज्यसभा से क्या है, ज्यादा शक्ति रखता है। राज्यसभा से ज्यादा शक्ति का मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोकसभा अपनी मर्जी के अनुसार विधि बना सकता है, जहां पर लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। तो उन क्षेत्रों को हम देखेंगे। तो क्यों ऐसा किया गया, भारतीय संविधान में ऐसा क्यों कहा गया कि राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता पड़ी लोकसभा को? तो आप जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि राज्यसभा की जो सदस्यों का चुनाव है, निर्वाचन है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता उसमें डायरेक्ट भागीदारी नहीं करती। और लोकतंत्र जनता का है, शासन जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। तो जनता के द्वारा इनको वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इस सदन को डायरेक्ट जनता इसे चुन के भेजती है इनके सदस्यों को। तो इनके सदस्यों के पास क्या है, ज्यादा पावर होनी चाहिए। यही हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था और इसीलिए क्या है, लोकसभा को कुछ मामलों में ज्यादा शक्ति दी गई। चलिए, तो लोकसभा की जो विधि वाली शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, वो कौन सी हैं? चाहे कोई सा भी विधेयक हो, किसी भी विधेयक, यानी कि जो विधेयक विधि बनने वाला हो, किसी भी विधेयक को विधि बनने से पूर्व लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ऐसा कोई विधेयक नहीं होगा जिस पे लोकसभा की जो है स्वीकृति ना ली जाए, चाहे वो पहले चाहे बाद में, लेकिन लोकसभा की स्वीकृति इस पे होना आवश्यक है। तो विधायी शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो लोकसभा एक ऐसा सदन निकल के आता है कि जिसकी मर्जी के बिना क्या है, कोई भी विधि बनाई नहीं जा सकती। ठीक, ये बात हुई। यदि कोई साधारण विधेयक है, मतलब विधि बनाने के जो विधेयक होते हैं दो तरीके के। साधारण विधेयक का मतलब यहां पर दोनों सदनों की क्या है, सहमति की आवश्यकता है। कोई विशेष प्रस्ताव या विशेष बहुमत से उसे पास नहीं होना है। ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों सदन बराबर क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं कि भाई लोकसभा भी पास करेगा और राज्यसभा भी पास करेगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाए कि राज्यसभा पास ना करना चाहे और लोकसभा उसे पास कर दे, ऐसा मतभेद क्या है, हो सकता है। और ऐसे मतभेद के समय फिर क्या है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करेगा, यानी राष्ट्रपति बुलाएगा। तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि जब कोई साधारण विधेयक का मतलब ऐसा विधेयक जिसको दोनों सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी था सॉरी, क्या अलग अलग क्या है, पास होना जरूरी था। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा जो है उसे पास नहीं कर रही, मतभेद उत्पन्न हो गया, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा होगा तो सभी लोग इकट्ठे होंगे, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी।
आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों की क्या है, संख्या ज्यादा है और लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी क्या है, अध्यक्षता करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब मतदान होगा तो लोकसभा की संख्या ज्यादा होने के कारण क्या है, वो अपने पक्ष में उसको करवा सकते हैं। और ये होता भी ऐसा ही है कि अगर कोई विधेयक जो साधारण विधेयक है जिस पर दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता थी और उसमें क्या है, गतिरोध उत्पन्न हो गया, अगर गतिरोध उत्पन्न हुआ है तो राष्ट्रपति 108 के तहत क्या है, संयुक्त बैठक बुलाएगा और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। हम आगे पढ़ेंगे बैठकों के बारे में भी। जब लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा है, जब मतदान की स्थिति आएगी तो भैया 543 सदस्य हैं लोकसभा में और 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। जब वोटिंग की बारी आएगी तो जीतेगा कौन, ये। तो इस तरीके से क्या है, लोकसभा विधि बनाने पे क्या है, एक सर्वोच्च संस्था के रूप में साबित हो जाती है और लोकसभा अपनी मर्जी से क्या है, उसको पास करा सकती है। तो इस तरीके से देखा कि विधि बनाने में लोकसभा का क्या है, एक वर्चस्व है। और ये बात आपको समझनी होगी कि विधायी प्रक्रिया में लोकसभा का महत्व जो है राज्यसभा से बहुत ज्यादा है। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये क्या है कि लोकसभा ही सरकार यानी कार्यपालिका यानी सरकार, मंत्रिपरिषद और उनके जितने भी क्या है राज्य मंत्री हैं, उन सब पे नियंत्रण की अगर बात की जाए तो कौन नियंत्रण करेगा, इस बात के लिए लोकसभा जिम्मेदार है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, आईएएस में पूछा गया और उसने सेंटेंस लिखा क्या, कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसद में तो राष्ट्रपति भी आ गया, संसद में तो राज्यसभा भी आ गई। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा के प्रति क्या है, सामूहिक रूप से है। सामूहिक रूप का मतलब अगर कोई कार्यपालिका का एक सदस्य, मंत्रिपरिषद का कोई एक सदस्य गलत कार्य करेगा तो ये माना जाएगा कि वो पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा कोई कृत्य, चाहे वो सिंगल व्यक्ति के द्वारा किया जाए या सभी लोगों के द्वारा, उसमें ये होगा कि वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा किसी एक सदस्य के प्रति भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या है, त्याग पत्र देना होगा। तो ये एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं। इसी आधार पे कहा जाता है कि जब कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो कंट्रोल किसका हो गया, लोकसभा का कंट्रोल उस पे होगा। और अतः लोकसभा यदि किसी मंत्रिपरिषद का विश्वास मत नहीं होगा, जब तक लोकसभा में विश्वास मत आपका नहीं है तो क्या है, सरकार आप नहीं बना सकते और आपकी सरकार डूब जाएगी, यानी सरकार आपकी नहीं चल पाएगी। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि संसद में लोकसभा एक ऐसी पावरफुल सदन है जहां कार्यपालिका पे वो पूर्ण नियंत्रण रखने की स्थिति में होती है। क्योंकि अगर लोकसभा का, अगर सरकार का, मंत्रिपरिषद का अगर लोकसभा में विश्वास मत नहीं है तो वो चल ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से नियंत्रण हो गया। दूसरा, लोकसभा विभिन्न प्रस्ताव पास करती है, उनके माध्यम से क्या है, मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखती है। प्रस्ताव कैसे, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया और अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया, अगर वो पास हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या है, इस्तीफा देना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई चलती है किसी मंत्री के खिलाफ तो मंत्री अकेला पहले ही इस्तीफा दे देता है ताकि जो है अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो, नहीं तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। तो इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व को यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव जो है कंट्रोल करता है कार्यपालिका को लोकसभा के माध्यम से। अगर बजट मंजूर कराना हो, बजट मंजूर कराना हो तो आपको पता है वित्तीय पावर जो है लोकसभा में ज्यादा है और बजट मंजूर करते समय लोकसभा ये देखेगी कि क्या आवश्यकता वास्तव में है बजट की। अगर नहीं है तो क्या है, वो कटौती करेगी और कटौती का प्रस्ताव लाएगी कि भैया ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं, क्यों आप जो है
इतना बजट मंजूर कराना चाह रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, लोकसभा और कंट्रोल कर रही है कहाँ को, किसको, कार्यपालिका को। सरकार के कार्यों के संबंध में क्या है, प्रश्न पूछ सकते हैं लोकसभा के सदस्य, तब आप कंट्रोल करेंगे। निंदा कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से क्या है, लोकसभा मंत्री परिषद को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। ये एक अच्छी उसकी ये क्या है, अनन्य शक्ति के रूप में शामिल होता है। और भारत की संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यही है कि लोकसभा जो है मंत्री परिषद को क्या है, करेगी, कंट्रोल करेगी। और वो कंट्रोल करने के माध्यम आगे भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से कार्यपालिका पर क्या है, नियंत्रण होता है लोकसभा का। चलिए समझ में आया होगा, देख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। वित्तीय शक्तियों की बात की जाए, अगर पैसे की बारे में बात की जाए तो लोकसभा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। सारी शक्तियां, लगभग वित्तीय शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं, लोकसभा को ही। जैसे धन विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। अगर आप बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक का प्रारंभ ही लोकसभा में होगा। और कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। तो इस तरीके से देखो, लोकसभा के पास क्या है, वित्तीय पावर आ गई। वार्षिक बजट, जो भी बजट आप पेश करते हैं, अनुदान की मांगे जो भी आप मांगना चाहते हैं संसद से, ये सभी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाएंगी। सबसे पहले कहां, लोकसभा के समक्ष रखी जाएंगी। स्वीकृति देने का अधिकार क्या है, लोकसभा को ही प्राप्त है। ये काट लीजिए, समस्त स्वीकृति देने का अधिकार क्या है, लोकसभा को प्राप्त है। तो इस तरीके से आप देखें, बजट के मामले में, अनुदानों के मामले में, पैसे के मामले में, धन विधेयक के मामले में क्या है, लोकसभा शक्तिशाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय पावर भी क्या है, लोकसभा को ज्यादा दी गई हैं। और यही हम पढ़ रहे हैं कि लोकसभा के कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो वित्तीय शक्तियां आपको लगता है कि हाँ, राज्यसभा से। अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में किस प्रकार वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, क्या लोकसभा को वास्तविक रूप से वित्तीय शक्तियां अधिक प्राप्त हैं, यदि हैं तो कैसे, समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तभी इनको करेंगे। तो वित्तीय शक्तियां जो है लोकसभा को ज्यादा दी गई हैं। चलिए, ये भी समझ में आया होगा आपको, आगे चलते हैं। अगला, संविधान संशोधन की स्थिति में अगर आप बात करें तो संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ाया है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर अधिकार हैं। संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक दोनों के पास किए बिना जो है नहीं पास होगा। और दोनों में मतभेद हो जाता है तो इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या है, संविधान संशोधन पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है, बराबर अधिकार है। लेकिन लोकसभा को भी अधिकार है, इसलिए यहां पर ये लिखा गया है कि लोकसभा की शक्ति भी क्या है, संविधान संशोधन को पास करने की है। अगर लोकसभा चाहे तो संविधान संशोधन जो है पास नहीं होगा, और राज्यसभा चाहे तो ऐसा राज्यसभा भी कर सकती है, क्योंकि दोनों को बराबर अधिकार है। इसके लिए अलग से कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या है, महाभियोग लगा सकता है। तो ये दोनों की शक्ति है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये लोकसभा की शक्ति है, हाँ लोकसभा के पास भी है। तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति के महाभियोग लगा सकता है। यदि राज्यसभा में महाभियोग लगा है तो लोकसभा इसकी क्या है, आरोपों की जांच करेगी। यदि लोकसभा में आरोप महाभियोग लगा है तो राज्यसभा क्या है, इसके आरोपों की जांच करेगी। तो राष्ट्रपति के हटाने संबंधी प्रक्रिया पे क्या है, दोनों का बराबर अधिकार है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, तो इन चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं, बराबर अधिकार भले ही है लेकिन लोकसभा की शक्ति तो है। तो लोकसभा की अलग से शक्तियां अगर पूछी जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, संचालित करती है। तो यहां पर भी कोई लोकसभा जो है राज्यसभा के साथ मिलकर,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किन मामलों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां बराबर हैं, तो ये संविधान संशोधन के मामले में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के मामले में, उच्चतम न्यायालयों के या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है उसके मामले में आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात की जाए उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी लोकसभा का अनुमोदन चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में चालू होगी, राज्यसभा इसे पास कर देगा, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति जो इस सदन का सदस्य भी नहीं है, उसको हटाने के लिए भी क्या है, लोकसभा के पास पावर है, शक्तियां हैं, लेकिन लोकसभा पहले से प्रस्ताव नहीं लाएगी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव तो राज्यसभा में ही आएगा, राज्यसभा जब पास कर देगी तो अब लोकसभा के पास आएगा वो सहमति के लिए कि आप इस पे सहमत हो जाइए। इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो कितनी व्यापक हैं, जहां पर वो कई मामलों में राज्यसभा से ज़्यादा है और कई मामलों में राज्यसभा के बराबर है। तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिए कि लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी हैं। हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा की शक्तियां पढ़ेंगे, तो कई मामलों में राज्यसभा भी 2-3 मामलों में क्या है, लोकसभा से ज़्यादा पावर रखती है, तो उनको भी हम देखेंगे। चलिए चलते हैं। ये क्या है, एमपी लैड योजना, एक योजना है, क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें फंड मिलता है, इसमें क्या है, पैसा मिलता है। तो सरकार के द्वारा ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 23 दिसंबर 1993 को प्रारंभ की गई और इसमें 5 करोड़ रुपया सालाना, 5 करोड़ रुपए साल, तो इसका मतलब 5 साल अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो 25 करोड़ रुपया उसको क्या मिलेंगे, उस एमपी को, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी वहां का जो सांसद है उसको मिलेंगे। किस लिए, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। जो आपका क्षेत्र है उसमें कोई डेवलपमेंट अगर आपको कराना है, ये पैसा राज्य की सभी योजनाओं से अतिरिक्त है। ये पैसा उन सब योजनाओं में शामिल नहीं है जहां सड़क बन रही है, ये पैसा बिल्कुल अतिरिक्त है। ये एमपी की मर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो कहां खर्च करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा, तो इस तरीके से एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और भारत की बदनसीबी भी देखी है कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस खर्च को कर ही नहीं पाते। 5 साल उन्हें ये समय ही नहीं मिलता कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पैसा जो मिला है उसको खर्च कर ले, तो कई बार ये वापस चला जाता है। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट, इसको हिंदी में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत क्या है, ये पैसा आपको मिलता है। वर्तमान में जब कोविड आया था तो ये 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। 2 साल के लिए इसका जो पैसा मिल रहा था एमपी लैड का, वो कोविड के इलाज में खर्च हो रहा था। उसके बाद जब ये दोबारा चालू किया तो अब 5 की जगह 2 करोड़ रुपया रखा गया कि अब आपको 5 नहीं मिलेगा, 2 करोड़ ही मिलेगा। आप 5 तो खर्च कर नहीं पाते हो तो भैया हम आपको कम देंगे, 2 करोड़। अब इस समय वर्तमान की स्थिति देखी जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि एमपी लैड योजना में कितना रुपया मिलता है, तो कहना कि 2 करोड़ रुपया मिलता है। पहले 5 मिलता था और ये 2 करोड़ रुपया जो मिलता है अब कोविड के बाद जो है दोबारा से चालू हुआ है, इसलिए 2 करोड़ रुपया अब है। तो 5 नहीं है इस समय, 2 है। लेकिन जब 5 मिलता था तब 25 मिलते थे, अब 2 है तो 10 साल में, सॉरी 5 साल में 10 करोड़ रुपया मिलेगा। और इसको खर्च करना है एमपी महोदय को, जो आपके क्षेत्र के जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं या फिर राज्यसभा वाले हैं, उनको दोनों को मिलता है ये, ठीक है ना। तो एमपी लैड योजना क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता पाएंगे कि भैया एमपी लैड योजना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदस्यों को कुछ पैसा मिलता है अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ये पैसा सभी योजनाओं से अतिरिक्त है, जितनी भी योजना लागू होती है उन सब से नहीं, ये स्पेशल उसी व्यक्ति को मिलता है कि आप खर्च कर लीजिए। तो आप देखिए कई बार ये खर्च भी नहीं हो पाता, तो अब वर्तमान में 2 करोड़ रुपया सालाना मिलता है। इस बात को आप देखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया 543 तो आपके यहाँ सीट हैं लोकसभा की, मुझे पता है
543 क्या है लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन जो लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एमपी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और ये क्षेत्रफल जो है देखिए 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है बाड़मेर। लद्दाख अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। बाड़मेर राजस्थान का एक जिला है। कच्छ गुजरात का एक जिला है। अरुणाचल पूर्व अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल पश्चिम। तो ये 5 ऐसे जिले हैं या 5 ऐसे एमपीज के एरिया हैं जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जहां पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में भी क्या है, अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या के आधार पे बताइए, तो भैया जनसंख्या का भी आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए ये चीजें आप भी सर्च कीजिएगा क्योंकि हर चीज यहाँ पर तैयार नहीं कराई जा सकती। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कौन सा है एमपी का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ठीक है। आगे चलते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए यूपी, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गाजियाबाद है। गाजियाबाद की जो एमपी हैं वो जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में, जहां लगभग 27 लाख निर्वाचक हैं। वोट देने वालों की संख्या है 27 लाख, यानी 18 वर्ष से ऊपर जिनका मतदाता सूची में नाम है उन व्यक्तियों। ठीक है, आगे देखिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो मैंने आपको बताया था 1951 में एक अधिनियम पास हुआ था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। उस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके चुनाव लड़ते समय अधिकतम पैसा कितना होगा, यानी कि अधिकतम कितना पैसा कोई खर्च कर सकता है। अधिकतम पैसा खर्च करने की जो सीमा है निर्धारित की गई है। जैसे लोकसभा के लिए 95 लाख रुपए, तो ये पैसा अधिकतम है। इसका ब्यौरा आपको क्या है चुनाव आयोग को देना होता है। तो ये पैसा वो है जिसका आपको रिकॉर्ड रखना है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन कितना खर्च होता है, कितना रिकॉर्ड दिया था, ये आपको भी पता है। और विधानसभा के अगर चुनाव आपको लड़ने हैं तो अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए खर्च करने की है। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो इस बात को ध्यान रखना। और ये दिया कहाँ है, 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये बातें लिखी हुई हैं। तो लोकसभा की चीजें आपको समझ में आई, लोकसभा के सदस्य आपको समझ में आए। लोकसभा के सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो कितना जो है जमानत राशि रखते हैं ये भी आपको पता चला। खर्च करने की सीमा भी आपको पता चली। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है ये पता चला। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीजें अगर हमें ये पता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 543, इस पर चुनाव होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सबसे ज्यादा किस राज्य को मिली हैं, तो सबसे ज्यादा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। इसको 80 सीटें इसमें से क्या है प्राप्त हैं। तो 543 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आते हैं जिनको 48 प्राप्त हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल हैं जिनको 42 प्राप्त हैं। और चौथे नंबर पर बिहार हैं जिनको 40 प्राप्त हैं। और तमिलनाडु उनको 39 प्राप्त हैं। अब आपको एक काम और करना है, एमपी का पता करिए, एमपी को कितनी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान का पता करिए, राजस्थान को कितनी हैं। और गुजरात का पता करिए कि कितनी हैं। ठीक है, 3 राज्यों की कितनी एमपी की सीटें हैं इसके बारे में आप मुझे सूचना देंगे और ये कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपको पूरी एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे हम उसको, उसमें सभी राज्यों की जितनी भी सीटें हैं वो सब लिखी हुई हैं।
आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन ये राज्य आपको याद होनी चाहिए, 3 ये और 5 ये हैं, 4 जो भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के सदस्य संख्या का सर्वाधिक क्या है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो समझ में आया होगा कि कैसे लोकसभा का बंटवारा जो है सीटों का हुआ है। आगे चलते हैं। अब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैंने बताया था कि 84 ये एससी के लिए क्या है, आवंटित हैं, यानी रिजर्व हैं, और 47 जो है एसटी के लिए हैं। और मैंने फिर उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल बताया था, तो भैया उत्तर प्रदेश के लिए 17 हैं, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको 16 बताई थी, तो इसको करेक्शन कर लेना। ये क्या है, ये 17 हैं। तो इसकी भी क्या है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि कहां पर कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं। तो 17 उत्तर प्रदेश को जो है एससी की सीटें 84 में से मिली हुई हैं। तो आप ये याद रखना कि सर्वाधिक सीटें जो एससी के लिए आरक्षित हैं वो उत्तर प्रदेश में है 17। अगर आपसे अनुसूचित जनजाति के लिए 47 जो है उनमें से सर्वाधिक सीटें कहां आरक्षित हैं, तो मध्य प्रदेश में है 6। इस बात को भी आप ध्यान दीजिए। राज्य जहां पर अनुसूचित जाति और ना ही अनुसूचित जनजाति, ना तो एससी के लिए और ना ही एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है, वो राज्य हैं गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये आपसे पूछ सकता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। अब कहिए कि क्यों। देखिए, जब आप आरक्षण पढ़ रहे हैं तो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड पहले तो 4 ऑप्शन में आते हैं, तो एक को हटा के तीसरा कोई भी डालना बड़ा आसान होगा। तो इन चारों में क्या है, ना तो एससी के लिए ना ही एसटी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो इस बात को भी आप याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन लगातार आए हैं। इसके जो आरक्षण की जो भी सीटें हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी हम दे देंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसका नीचे लिंक दिया गया होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, भेज दी जाएगी। तो इसको आप देख लीजिएगा कि एससी और एसटी, तो 84 सीटें एससी के लिए भारतीय संविधान में और 47 एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। कहां पर, लोकसभा में, लोकसभा में है ये, इसको ध्यान रखना। कहां, लोकसभा में आरक्षित है। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है एससी 17। अब सवाल आपके मन में, कम किस में है, ज्यादा किस में है, किस में एक है, तो ये चीजें आप उस पीडीएफ से निकाल लेना। आपका भी ये कार्य होना चाहिए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हो सकती है, उस बात को आप सोचिए। अगला कुछ चीजें, जैसे हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा का इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। भारत में प्रथम आम चुनाव भी इसी समय। तो लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और पहली बैठक इसकी बहुत महत्वपूर्ण 23 मई 1952, बहुत महत्वपूर्ण 23 मई को पहली बैठक हुई थी 1952 में लोकसभा की। जब 2002 आ गया 23 मई, तो क्या 50 साल हो गए। तो स्वर्ण जयंती समारोह भारतीय संसद ने लोकसभा का कब बनाया, 23 मई 2002 को। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि लोकसभा के बारे में कुछ चीजें और अलग से हैं। अगला, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से क्या है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट, अब तो ये राज्यसभा के बारे में है। तो अभी हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, ये क्या है, राज्यसभा के बारे में है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट 3 अप्रैल 1952 को, है ना। और अभी हम लोकसभा देख रहे थे तो 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन यहाँ पर 3 अप्रैल को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से था, जिसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, देखिए इसकी भी क्या है, 13 मई 1952 को ही हुई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, जो उस समय राज्यसभा के सभापति कौन होते, उपराष्ट्रपति।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिस समय 23 मई 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से जो है सभा हुई थी। अगस्त 1954, ये ध्यान रखिएगा, 1954 को क्या है, सभापति ने घोषित किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब जो है राज्यसभा माना जाएगा, राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि इतिहास में कुछ चीजें अगर आपसे पूछ ले तो ये समझ में आए कि हाँ भैया 3 अप्रैल 1952 को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ, जिसे राज्यसभा ही कहा था, लेकिन इसे वास्तविक राज्यसभा का नाम 1954 में दिया गया। 13 मई 1952 को भी इसकी भी वही बैठक हुई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो राज्यसभा के बारे में आपने समझा। मेरा यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है आपको उस लेवल तक ले जाना जहां से क्वेश्चन की फ्रेम होते हैं। आप एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है उसके माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश करिए। आप पढ़ाई के माध्यम से कि मैं सब तैयार करके जाऊंगा और पेपर दूंगा, तो ये ना कभी तैयार हो पाएगा, ना आप पेपर में पास हो पाएंगे। आपको तैयार वो करना है कि जो पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा कि क्वेश्चन के पैटर्न जो पिछली 10 साल में रहे हैं उसमें एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है, उस टेक्निक को भी पकड़ना है, तब तो आप सक्सेस हो पाएंगे। और यही तरीका भी है सक्सेस होने का। इसीलिए सिविल सर्विस के एग्जाम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही उसको क्या है क्रैक कर पाते हैं। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे क्या है आपको और क्लासेस भी मिलेंगी जो अन्य सब्जेक्ट की होंगी, जिसमें आपकी उस रुचि को जागृत किया जाएगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछने का एक एरिया होता है और आपको पढ़ने की क्या है ललक उसमें लगे और उसमें आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास में विराम करता हूँ यहीं पर। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो वो इस पे जो है क्या है संपर्क कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल, कल मिलेंगे, धन्यवाद।